रंजन जी घर में बैठे सुबह अखबार पढ़ रहे थे। उन्हें रिटायर हुए 2 महीने ही हुए थे। अच्छी पेंशन आ रही थी। पूरी जिंदगी भागदौड़ में बीत गई। अब सोचा सुकून से जीवन बिताएंगे। तभी उनकी पत्नी राधिका जी आई और कहती हैं, अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुए। रंजन जी कहती हैं, अरे क्या हुआ, कहीं जाना था क्या? ओहो, आप तो सब भूल जाते हो। याद है आज हमें वृद्ध आश्रम जाना है बात करने। रंजन जी कहते हैं, तुम भी फिर वही बात लेकर बैठ गई। अब तो सुकून से घर में रहने का समय आया है और तुम्हें वृद्ध आश्रम जाना है। राधिका जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ। जब से आप रिटायर हुए हैं घर का माहौल बदल गया है। बेटा और बहू जैसे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। वे हमारे से दुखी होकर हमें घर से निकाले उससे पहले हम ही अपना इंतजाम कर लें। रंजन जी कहते हैं, लेकिन कमल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है। राधिका जी कहती हैं, वो इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है। आपको कुछ समझ नहीं आता। आप इस उम्र में मुझसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। एक बार चलो ना, देखकर आते हैं। रंजन जी बेमन से अपनी पत्नी के साथ चल देते हैं। वृद्ध आश्रम में पहुंचकर दोनों बात करते हैं। वहां उनके रहने की व्यवस्था हो जाती है। इसके साथ ही रंजन जी अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा वृद्ध आश्रम में दान देने की बात कर लेते हैं। घर आकर भी उनका मन नहीं था वृद्ध आश्रम जाने का, लेकिन राधिका जी अब घर में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने जोर डाला कि शाम को कमल के आते ही वे उसे अपना फैसला सुना दें। रात को खाना खाने के बाद सब बैठे थे। रंजन जी कहते हैं, बेटा हमने फैसला किया है कि हम वृद्ध आश्रम जाकर रहें। तुम भी फ्रीडम से रह सकोगे और हम भी। कमल कहता है, पापा ये आप क्या कह रही हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे होते हुए आप वृद्ध आश्रम में रहे। रंजन जी कहते हैं, बेटा मुझे पता है, लेकिन तेरा ये फैसला तेरी माँ का है। राधिका जी कहती हैं, हाँ बेटा मैंने ही जोर डाला था इन पर, इसकी वजह से कुछ नहीं, बस सब फ्रीडम से रहे यही ठीक है। तभी कमल की पत्नी सुनैना किचन से बाहर आई और कहने लगी, अब इन दोनों ने मिलकर फैसला ले लिया है तो इन्हें जाने के लिए हम मना कैसे कर सकते हैं? जब इनका मन करेगा वापस आ जाएंगे। राधिका जी और रंजन जी दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि बहू ने एक बार भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी। रंजन जी सोचने लगे, शायद राधिका ठीक कह रही है, अपना आत्मसम्मान बचाना है तो इस घर से किनारा कर लेना चाहिए। जो बात मैं समझ नहीं पाया वह मेरी पत्नी ने दूर से ही भांप ली। अगले दिन दोनों घर से निकलकर वृद्ध आश्रम पहुंच जाते हैं। कमल उन्हें अपनी गाड़ी में पहुंचा आता है। शुरू में दोनों बहुत उदास रहते हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और कमल रोज शाम को ऑफिस से घर आते ही दोनों का हालचाल पूछता था। बस पूरा दिन ही बेटे के फोन के इंतजार में बीत जाता था। उसका फोन सुनकर दोनों खुश तो हो जाते थे और चैन की नींद भी आ जाती थी। एक दिन कमल ने फोन किया, मम्मी वो मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, मकान के ऊपर लोन ले लूँ, धीरे धीरे चुका दूंगा। आप मुझे बैंक के लॉकर से मकान के कागज निकाल कर दे दीजिए। उसका फोन सुनकर राधिका जी ने कमल जी को बताया तो वे फिक्र पड़े। रंजन जी यही होना था, इसीलिए कह रहा था घर मत छोड़ो। आज मकान गिरवी रखने की बात कर रहा है, कल उसे बेच देगा, देख लेना तुम। राधिका जी कहती है, छोड़ो ना, किस मोह माया में फंसे हो। वैसे भी हमारे बाद सब उसी का होने वाला है और हमारे गुजर बसर के लिए पेंशन तो आ ही रही है। अगले ही दिन कमल की मां राधिका जी
के साथ जाकर बैंक के लॉकर से मकान के कागज ले आता है। चलते समय राधिका जी कहती है, बेटा ये जेवर भी बहू को दे देना, बेकार ही लॉकर का किराया देना पड़ता है। अब तुम सब संभालो, ये लॉकर वापस कर दो। कमल फटाफट सारे काम करके माँ को आश्रम छोड़कर वापस चला जाता है। राधिका जी कहती है, आपसे पूछे बगैर मैंने सारे जेवर बहू को दे दिए और लॉकर खाली भी करा दिया। रंजन जी कहते हैं, पता नहीं तुम क्या सोच रही हो, हमें सब कुछ अपने कब्जे में रखना चाहिए था। राधिका जी कहती है, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक दिन मैंने बहू को कमल से बात करते सुना था। वे कह रही थी, जब तक पिताजी हैं इनकी सेवा करनी पड़ेगी, कम से कम इनकी वसीयत तो करवा लो और माँ से बात करके लॉकर में मेरा नाम डलवा दो। मैं अपनी और अपनी इज्जत की खातिर ही वहाँ से चली आई। आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपको मेरी औलाद बेइज्जत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए मकान, जेवर सबसे मेरा मन हट गया। जो वे दोनों चाहते थे वे हो गया। अब अगर हमारा बेटा सच में हमें चाहता होगा तो हमसे पूछेगा, वरना अपने में मस्त रहना सीख लो। ये सुनकर रंजन जी की आंखें खुल गई। रंजन जी कहते हैं, तुम ठीक कहती हो, मैं ही बेटे के मुंह में फंसा हुआ था। एक दिन तो ये सब छूटना ही था। बहू बेटे की खुशी इसी में है तो यही सही। फिर दोनों ने देखा कि कमल के फोन आने बंद हो गए। कभी कभी त्योहार पर फोन कर लेता था। एक दिन राधिका जी ने कहा, जी बहुत ही दिन हो गए हैं यहाँ रहते रहते, एक दिन अपने घर चलते हैं, मुझे वहाँ रहना नहीं है, दूर से ही देखकर चले आएंगे। वह अपनी गली, अपना मोहल्ला बहुत याद करती थी। मेरी सहेली भी है, उससे मिल लाएंगे। रंजन जी कहते हैं, राधिका जी के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। वहां ताला लगा था। राधिका जी अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। वह दोनों का बहुत स्वागत करती है, चाय नाश्ता करवाती है। सहेली कहती है, देख राधिका, तू बहुत दिन बाद आई है, शाम का खाना हमारे साथ ही खाना होगा, तभी तुझे जाने दूंगी। राधिका जी कहती है, अरे बैठ ना, खाने के चक्कर में किचन में लगी रहेगी, चल बातें करते हैं। मैं तुझसे बहुत बातें करना चाहती हूँ। घर पर तो ताला लगा है, शायद बहू कहीं गई होगी। सहेली कहती है, तुझे नहीं पता, कमल ने तो तुम्हारे जाने के 1 महीने बाद ही मकान बेच दिया। वह अब अपने ऑफिस के पास ही के एक फ्लैट लेकर रह रहा है। राधिका जी, लेकिन मकान तो इनके नाम था ही नहीं, उसे कैसे बेच दिया? सहेली कहती है, वो सब हो जाता है, पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा ली होगी नकली, फिर जिसे बेचकर वह बिल्डर है, उससे कोई पंगा ले नहीं सकता। रंजन जी ये सब बैठकर सुन रहे थे। वे सोच रहे थे, उनके बेटे उनके साथ ही धोखा किया। उनकी पत्नी कितनी दूरदर्शी है, जो सब पहले ही भाप गई। रंजन जी कहते हैं, चलो राधिका, वापस चलते हैं और आज के बाद कभी इस गली में मत लाना मुझे। यहाँ अपने बेटे के धोखे की कहानी लिखी हुई है। दोनों भारी मन से वृद्ध आश्रम आ जाते हैं और बैठकर सोचते हैं, काश हम नहीं जाते तो इतना दुख नहीं होता।